नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम गुणनखंड पार्ट 3 में कवर करेंगे कि हम गुणनखंड करते क्यों हैं और क्या इसका यूज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई समीकरण हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और मान लीजिए एक समीकरण है, एक ऐसा समीकरण है, देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है। अगर इसके इक्वल हम जीरो लगा देते हैं, इक्वल हम जीरो कर देते हैं, तो जो हमारा इसका जो गुणनखंड होगा, जो हल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। मान लीजिए आता है, क्या आएगा इसका गुणनखंड, x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर इसके इक्वल हम जीरो करते हैं, ठीक, अगर इसके इक्वल हम जीरो करते हैं तो क्या इसमें से देखिए, अगर यहाँ पर जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए गुणे के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे ए इतना जीरो हो चाहे ए इतना जीरो हो, तभी हमारा मान लीजिए जीरो होएगा। तो इस तरह हम बारी बारी से पहले x माइनस 2 को जीरो को इक्वल करेंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए x इक्वल टू 2 हमारा एक वैल्यू प्राप्त हो गया, और एक बार हम x माइनस 3 के इक्वल जीरो करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जिससे हम अगर जिससे हम इस मान को अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा गुणनखंड सही है या नहीं है, तो एक तरह से एक कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर देख लेते हैं। अगर यक्स की जगह पर यक्स के स्थान पर 2 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 तो है ही, 2 दूना 4 माइनस 10 प्लस 6। तो देखिए ए हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्या चीज़ निकला फाइंड आउट करने पर, कि हमारा जो यक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा, वो इस समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा। जो हमारा समीकरण है यहाँ पर, जिस भी समीकरण को हम हल कर कर अगर हम यक्स की वैल्यू निकाले हैं, अगर वो हमारा सही होगा तो इस समीकरण को वह संतुष्ट करेगा, यानी कि इसको जीरो के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा ये गुणनखंड सही माना जाएगा। अगर गुणनखंड मान लीजिए जैसे उत्तर का जांच करना हो, डाउट हो कि यही सही है या नहीं है, तो हम ऐसे उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक, और इसका मेन उद्देश्य, गुणनखंड का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू हो वो फाइंड आउट करना, जिससे हम आगे इसका यूज कर सकते हैं, और इसका कई तरह से यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कितने तरह से यूज कर सकते हैं। पहला तो देखिए यही हो गया कि अगर यक्स की वैल्यू पता हो तो हम इसको मतलब समीकरण की उत्तर को मतलब उसका जांच कर सकते हैं कि क्या हमारा जो हम गुणनखंड किए हैं सही है या नहीं है। ठीक, और इसका दूसरा यूज ये है कि जो हमारा अब तक तो हम द्विघात समीकरण को हल करते थे, अब त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये द्विघात नहीं है, ना ही किसी मानक समीकरण पर है,
तो हमारा जो द्विघात समीकरण क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c का ये मानक समीकरण होता ना, जहाँ पर c कांस्टेंट होता था। कांस्टेंट अगर c को हम कांस्टेंट्स कहते हैं, जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम ठीक जो तो इस त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए हमें x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस मान के लिए यह त्रिघात जो हमारा समीकरण है ये वो 0 के इक्वल हो सकता है। किस मान के लिए 0 के इक्वल हो सकता है, पहले हम बारी बारी से चेक करेंगे किसी भी मान को लेकर। और कैसे चेक करेंगे, जो हमारा एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट का है इस समीकरण में, देखिए 6 है। कांस्टेंट मतलब जो x से फ्री हो, मतलब उसमें x ना हो, उसको हम पहले खंडित करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। तो 6 को खंडित करने के लिए 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और इसके आगे प्लस माइनस, पिन प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, और बारी बारी से इस मान को हम रख कर चेक करेंगे। तो चलिए रखते हैं, अगर देख लेते हैं कि जिस वैल्यू पर संतुष्ट करेगा उसका, यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर ये संतुष्ट किया है यहाँ पर x=2, तो क्या इससे मतलब पता चला कि मतलब x-2 इसका एक मतलब गुणनखंड है। ठीक, अगर x की जगह मतलब 2 रखने पर अगर इस समीकरण को अगर शून्य आ जाता है, हमारा यहाँ पर इस समीकरण में अगर शून्य आ जाता है, तो हमारा ये पता चल जाता है कि जो x-2 है वो इसका गुणनखंड है। और यहाँ 3 अगर ये x=3 रखने पर यहाँ पर शून्य आ जाता है, तो हमारा ये पता चल रहा है कि जो x-3 है वो भी एक इसका गुणनखंड है। तो इस तरह हम यहाँ पर त्रिघात समीकरण को हल निकालने के लिए पहले हम उसकी एक वैल्यू खोजेंगे जिस पर यह शून्य आ सकता है। चलिए देखते हैं किस पर यह शून्य आ सकता है। इसी पर आपको मतलब देखना है कि समीकरण में किस वैल्यू को पुट करने पर हमारा 0 के बराबर आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं शुरू से। पहले हम 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर अगर मान लीजिए अगर नहीं होता इन दोनों के मान से, अगर फिर भी शून्य नहीं आता, तो उसके बाद हम +2 रखेंगे, फिर उसके बाद -2 रखेंगे। जो हमारा इसमें आया है वही मान हम रखेंगे, अदर कोई मान नहीं रखेंगे। तो चलिए +1 रखते हैं। देखिए तो +1 रखने पर क्या होगा, x की जगह +1 रखने पर 1³ हो जाएगा यहाँ पर, -7 गुणे 1 + 6। तो देखिए 1 -7 + 6 यह शून्य के बराबर आ गया। देखिए हमारा, यानी कि जो x स्क्वायर कितना रखे हैं हम, x स्क्वायर 1 रखे हैं ना। तो इसी को हम अगर इधर करते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ x² 3 को क्या था, x-3 था, तो x की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, 3 फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर x² 1 रखने पर हमारा जी शून्य आ जा रहा है, तो इसको अगर क्या समझ सकते हैं हम कि x-1 = 0, यानी कि x-1 जो है इस त्रिघात समीकरण का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड होगा। तो चल इसी को हम, यानी कि हम यही हमारा कॉमन मतलब इसी को ये x- हमको फैक्टर मतलब इसमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इससे हमें यह पता चल गया। पहली बात तो देखिए, अगर हमें ये x-1 हमें ये पता चलेगा कि फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, तो हम इसको इसी रूप में तोड़ते रहे, मतलब तोड़ेंगे कि कैसा कि हमारा x-1 मिले। तो चलिए x³, तो सॉल्व से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x³ - 7x + 6, तो इसमें क्या आ जाएगा, मान लीजिए x-1 यानी कि मिलेगा हमको। तो पहले हम जैसे इसको ऐसे तैसे लिख देंगे, ठीक, 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x-1 मिलेगा, यानी कि तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये इसमें अगर हम देखिए x के फॉर्म में अगर यहाँ लिखेंगे इसको हम, तो हमारा x-1 नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, -x
स्क्वायर, हमसे इससे मतलब नहीं है हमको, अभी इससे हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब इससे है कि हमारा x माइनस 1 आना चाहिए किसी भी तरह से। हमको बस यही ध्यान रखना कि हमको x माइनस 1 लाना ही लाना है फैक्टर करने पर, क्योंकि इसमें मतलब आएगा, जाहिर सी बात पता है, अगर ये हमको संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को x माइनस 1 की वैल्यू, तो x माइनस 1 हमारा इस फैक्टर में ज़रूर आएगा। तो हम यहीं पर इसको फाइंड आउट करें। देखिए अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है लेकिन हम लिख दिए हैं, लेकिन अब इसको मतलब समाप्त करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, मान लीजिए माइनस 8 किए हैं तो यहाँ पर प्लस 8 करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। इसके मान में कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, फिर वही यही आ जाएगा, और फिर जैसे को तैसा हम फिर देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस 1 लाना है, तो हम केवल एक्स लिखेंगे। तो मान लीजिए इसके बराबर हो गया यहाँ पर, और जो है हम ये पूरा लिखे हैं, इसको ऐड करने पर इसके मान में देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और जो ये हमारा जो हम -7x को -x लिखे हैं, इसको हम तोड़े हैं, -7x को -x, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसके बाद, -7x लाने के लिए फिर -6x, ठीक लिख सकते हैं ना, क्योंकि -6x और -x 7x हो जाएगा, और जो हमारा ये कट के शून्य जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या है, +6 है, ठीक। ऐसे कर देंगे हम। उसके बाद देखिए हम कॉमन फैक्टर लेते जाएंगे इसमें। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, तो हमारा x माइनस 1 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। देख लीजिए कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर तो कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 1, और यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 6, ठीक 6, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, x माइनस 1। देखिए अब इन तीनों में देखिए हमारा x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक। अब देखिए अगर अगर ये समीकरण तोड़ने लायक है तो इसको फिर तोड़िए, और ना यहीं पर छोड़ दीजिए, तो हमारा देखिए तोड़ने लायक है, टूट जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि हाँ जरूर द्विघात है, तो जो एक बार जरूर टूटेगा। तो x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा मान लीजिए +3x माइनस 2x लिख सकते हैं ना, x को इतना लिख ही सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट कर रहे हैं हम। अब तो इतना मतलब क्वेश्चन कर लिए कि आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर भी, कि उसके बाद -6, ठीक। तो x माइनस 1 यहाँ पर कर दीजिए, तो आप कॉमन फैक्टर लेंगे x को, तो हमारा x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, x माइनस 1, और इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 और x माइनस 2, यानी कि अब अगर देखिए अगर ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक। अगर इस देखिए अब केवल हमें यही पता था, केवल यही पता था कि इस वैल्यू को संतुष्ट करेगा, इस मान को, लेकिन हमें यहाँ पर भी देखिए ये भी पता हो गया कि जो हमारा ये 2 और भी है, ये भी हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि अगर इसको इक्वल हम 0 लगा देते हैं तो हमारा 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो पता ही था, यानी कि इसका x माइनस 1 मतलब हमारी त्रिघात समीकरण जो हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर जो हमारा त्रिघात समीकरण है, यानी कि जो वैल्यू इसको संतुष्ट करेगा। और जो हमारा 2 वैल्यू और निकला है, क्या निकला है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर ले लेंगे हम, तो x इक्वल टू -3 भी इसको संतुष्ट करेगा, और x माइनस 2 इक्वल टू जो 0 आया है हमारा, तो x माइनस x इक्वल
2 भी इस मान को संतुष्ट करेगा। ठीक, तो इसी तरह हम त्रिघात समीकरण को हल करते हैं। पहले देखिए हम फाइंड आउट करेंगे किस मान के लिए, किस मिनिमम मान के लिए। पहले हम -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, चाहे +1 फिर -1, उसके बाद जो फैक्टर हमारा कांस्टेंट का है उसी मान को हम रखेंगे बारी बारी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हो गया आपका 12 x³ - 7x² + 19। ठीक, अब देख लीजिए, अब 19 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 1 × 19 का मान लीजिए 19 ही रहेगा, ये तो किसी से नहीं होगा। तो हम चाहे देखिए ये 2 ही वैल्यू को संतुष्ट कर सकता है, चाहे +1 को करें चाहे -1 को करें। लेकिन अगर देख लीजिए अगर हम +1 लेंगे, +1 लेने का मतलब यही है कि x को हम हटा दें यहाँ इसमें से, बस x को हटा दें बस, क्योंकि मतलब 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 1 को हटा दें बस, और देख लीजिए कि हमारा 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और बाकी यहाँ प्लस है, तो ये जुड़ जाएगा। और ये देखिए 12 7, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, और +19, यानी कि हमारा जो 0 को इक्वल नहीं जाएगा। तो माइनस रख कर देख लेते हैं, और माइनस रख कर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12x³ है। देखिए घात पर को ध्यान में रखेंगे हम, फिर देखिए यहाँ पर अगर -1 रखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, ठीक, और यहाँ पर -7 x का -1 की जगह पर स्क्वायर प्लस 19। ठीक, देखिए अगर यहाँ क्यूब है, अगर हमारा घात जो हमारा घात है वो विषम है 1 के क्यूब, तो फर्स्ट पहले माइनस आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर देखिए हमारा सम घात है, तो यहाँ पर इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारा चिन्ह है इसके मान में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, यहाँ पर 7 ही रहने देंगे, और +19। देखिए अब इसके इक्वल हमारा 0 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 अगर आ जाएगा तो हमको क्या पता चला कि x इक्वल टू जो हमारा -1 है, यानी कि इस समीकरण जो हमारा है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x+1, यानी कि ये जो x+1 है हमारा इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा, यानी कि हमको ये पता चल गया कि x+1 जो है इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। और भी 2 होंगे, लेकिन हमको ये एक ही पता चला है अभी। तो एक जो हम अगर पता चल गया तो इस एक के आधार पर इसको हम तोड़ेंगे कि हमारा x+1 मिले। ठीक, तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको हम। मान लीजिए 12x³ - 7x² + 19। अब देखिए हमको इस चीज़ को नहीं देखना है, ठीक, हमको देखना है कि x+1 हमको मिलना चाहिए, कहीं से मिले। ठीक, तो 12x³, हमको x+1 चाहिए, तो यहाँ पर +1 चाहिए, देखिए माइनस नहीं चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे पहले +12, x+1 मिलेगा 12x²। ठीक, अब 12x² हमारा हो गया, और यहाँ पर 7x² है, तो हमको 7x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -19x² करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन गलत है क्या इसमें, नहीं सही है, यहाँ आ गया x² -1 लाना है, तो x² सही है। उसके बाद हमारा हो जाएगा, देखिए x+1 लाना है, फिर यानी कि +1 लाना है, ठीक ना। तो प्लस यहाँ पर माइनस है और +1 हमको लाना है,
उसके बाद ये माइनस में ही एक वैल्यू लेंगे 19x, और माइनस में अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर तो x का कोई है ही नहीं, अगर यहाँ पर x का कोई नहीं है तो यहाँ पर 19x ले लिए हैं हम, लेकिन इसमें नहीं है कोई, तो यहाँ पर प्लस 19x कर देंगे। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए इसको अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो इस मान में देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस समीकरण के मान में, क्योंकि ये कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यही सेम आ जाएगा। उसके बाद प्लस 19 कर देंगे लास्ट में। ठीक है, हम देखेंगे ये देखिए x+1 अगर एक गुणनखंड है तो x+1 आएगा ही आएगा इसमें। इससे यह पता चलता है हमको किसी भी गुणनखंड अगर हो जा रहा है तो हमसे उसका मान मतलब ये है कि उसका मतलब उसमें है, वो उसका खंड है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो चलिए यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा इसमें 12x² x+1 और इसमें -19x और x+1 और यहाँ पर केवल 19 कॉमन हो जाएगा x+1। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो इन तीनों में देखिए x+1 आ गया और 12x² -19x + 19। ठीक, ये देखिए अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे एक बार, ये तोड़ेंगे 12 × 19 करेंगे तो 12 × 19 कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम तोड़ देंगे, कितना तोड़ेंगे 2 2 दूनी 4 3 12 × 19 का गुणन करना तो कोई होगा नहीं। ठीक, और हमको लाना है प्लस के रूप में लाना है। देखिए यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमको मिल जाएगा 19 को, इसी में कॉमन फैक्टर इसमें कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देखिए आगे खंड सॉल्व हो सकता है कि नहीं। 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 3 12, फिर भी नहीं मिलेगा हमको। अगर देखिए अगर नहीं हल सॉल्व होता है तो यही यहाँ पर अगर तोड़ने लायक हो तो आगे तोड़ेंगे, वरना अगर नहीं सॉल्व होता है तो यहीं पर छोड़ देंगे हम इसको, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। हाई स्कूल तक जो हम कवर कर रहे हैं इसमें ऑल सिलेबस, हाई स्कूल तक सिलेबस को हम इसमें कवर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।